हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपी अकाउंटेंसी का अगला टॉपिक लेके आए हैं गुडविल का। क्या है इसमें, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम फर्स्ट वीडियो में हमने क्या बनाया था कि जो आपके पार्टनर होते हैं उनके लाभ हानि अनुपात में जब चेंज होता है तो सिचुएशन हमने की थी। अब हम आगे कर रहे हैं, उसमें मैंने देखो दो चीज़ें की थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर या तो गेन करेगा या कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो उससे आगे है एक गुडविल का टॉपिक आता है। गुडविल क्या होती है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि एक इमेज होती है, एक रेपुटेशन होती है किसकी, पार्टनर की बिजनेस के अंदर, यानी उस बिजनेस की रेपुटेशन होती है जो उसके पार्टनर के कारण बनती है। समझ गए ना। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपके दिमाग में उस वस्तु की एक पहले से इमेज बनी होती है कि हाँ हम वो लेके आएंगे। आपको मोबाइल खरीदना है, मोबाइल की आपके सामने आपके दिमाग में पहले से एक इमेज होगी कि उस कंपनी का बढ़िया आता है, तो वो होती है उसकी रेपुटेशन, और उसकी वजह से उसकी जो सेल अधिक होती है उससे उसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, और उसको हम वही जो प्रॉफिट होते हैं वो उसकी गुडविल के कारण ही बढ़ते हैं। यानी कि इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस विच हेल्प देम टू इंजॉय गुड अर्निंग इन द मार्केट। यानी उस बाज़ार में, किस बाज़ार में, जहाँ वो वस्तु है या जहाँ वो बिजनेस है उसमें उसका नाम और उसकी प्रसिद्धि ही क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। आपको गोलगप्पे खाने हैं तो आपके दिमाग में किसी एक गोलगप्पे वाले की इमेज होगी कि वो बढ़िया बनाता है, वो बढ़िया देता है। वही उसकी क्या होगी, रेपुटेशन होती है। उसकी वजह से क्या होती है, उसकी सेल अधिक होती है। सेल अधिक होगी, प्रॉफिट अधिक होंगे, और वही क्या होता है, उसकी गुडविल होती है। ओके, यानी कि ऐसी इमेज या ऐसी प्रसिद्धि जिसकी वजह से उस बिजनेस में लाभ जो हैं दूसरी फर्मों की तुलना में अधिक होते हैं। ओके, अब इसकी हम एक वो पढ़ लेते हैं कि यह एक इंटेंजिबल एसेट है। देखो यहाँ पे इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य, यानी कि गुडविल कभी दिखाई नहीं देती, गुडविल दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका अपनी एक वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो फर्म, वो बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाता है दूसरी फर्मों की तुलना में। आगे सुन में अगर थ्योरी में आ जाए तो व्हाट इज़ गुडविल, तो गुडविल क्या है, उस व्यवसाय की रेपुटेशन या उसकी इमेज जिसकी वजह से वो दूसरी फर्मों की तुलना में अधिक लाभ कमाता है। जैसे रेनॉल्ड के पेन आए थे, तो रेनॉल्ड के पेन में क्या किया था कि लोगों के दिमाग में उसने ऐसी इमेज बना ली थी कि जब हम मांगते थे पेन मांगते थे तो पेन का नाम हमारे दिमाग में क्या था, रेनॉल्ड। तो उस रेनॉल्ड जो कंपनी थी उसने क्या बना लिया था, अपनी इमेज, अपनी छाप लोगों के दिमाग में छोड़ दी थी। और वो कब बनती है, जब कोई शॉपकीपर होता है या कोई कंपनी होती है वो अपनी वस्तु के अंदर क्वालिटी लेके आती है, दूसरी फर्मों से हटके कोई काम करती है। हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की, मैंने विशेषताएं इसकी, नेचर कह लो इसको, फीचर कह लो इसके, कि यह एक इंटेंजिबल, मैं आपको जो पहले बता रहा हूँ, ये दिखाई नहीं देती, अदृश्य संपत्ति होती है, संपत्ति होती है। यानी कि इसको हम दिखाते कहाँ हैं, गुडविल को एसेट एंड लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में हम दिखाते हैं। इंटेंजिबल एसेट है, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक कीमत होती है, इसकी एक मूल्य होता है, यानी कि मूल्यवान है ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री में इसको कोई ले लेगा, इसकी एक मूल्य होता है। हेल्पफुल मोर प्रॉफिट, यानी कि यह अधिक लाभ कमाने में आपकी क्या करते हो, जो सहायता करते हैं उस बिजनेस की, आपकी नहीं, बिजनेस की। यानी कि अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी है ना तो उसको प्रॉफिट भी अधिक होंगे, क्योंकि एक जो फर्म होती है उसके प्रॉफिट में उसकी सेल का महत्वपूर्ण रोल होता है। एक इट इज लायबल टू कंस्टेंट फ्रेजिंग, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं है कि आज आपने इमेज बना ली, आपकी अच्छी गुडविल है मार्केट के अंदर तो वो 20 साल तक बनी रहेगी, नहीं। इसको आपको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू इसके ऊपर काम करना पड़ता है। आपको वो क्वालिटी देनी पड़ेगी लोगों को अगर आप उसके ऊपर बने रहना चाहते हो। हाँ, हो सकता है कुछ दिनों के लिए तो आपको पिछले वर्षों के जो गुडविल है उसके सारे आपका काम चल जाए। इन फ्यूचर अगर आपने क्वालिटी घटा दी या कुछ और गलत कर दिया तो आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। अच्छा काम करते चले जाओगे, गुडविल और अधिक होती चली जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये कंस्टेंट नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आते रहते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट अधिक का मतलब गुडविल अधिक, प्रॉफिट कम का मतलब गुडविल कम। यानी कि आपका ये गुडविल का जो सिस्टम है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट के ऊपर। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसको हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नहीं कि हम और जो संपत्ति होती हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएट कर लेते हैं। ये रीवैल्यूएट नहीं होती। इसको हम कब वैल्यूएट करते हैं, जब हम अपना पूरा बिजनेस जो है बेचना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास जो संपत्तियां लायबिलिटीज़ के बाद 2 लाख की बच गई और हमने बिजनेस 2.5 लाख का बेच दिया। हमारा जो व्यवसाय था, हमारी जो फर्म थी, उसको हमने 2.5 लाख रुपये में दे दिया। यानी उसके अंदर जो सिस्टम है वो तो है 2 लाख रुपये का और हम उसकी मांग रहे हैं 2.5 लाख रुपये। तो ये 50,000 रुपये हम किसकी मांग रहे हैं, हमारी गुडविल के मांग रहे हैं बच्चों। यानी कि इसकी वैल्यू हम कब पता करते हैं, जब हमारा पूरे का पूरा बिजनेस जो है बेच देते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस आर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑन गुडविल। इसकी उसके बाद भी क्या होता है, हम एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर पाते कि जो वास्तव में जो है वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑन गुडविल हम क्या नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल होता है लगाना। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक थी। आगे हमारा टॉपिक आता है कि फैक्टर कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से तत्व हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो गुडविल को घटाने में या बढ़ाने में जो अपना इन्वॉल्व रहते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इसके जो है ना, सबसे पहला जो लोकेशन एक गुडविल को बहुत मतलब प्रभावित करता है। कैसे, अगर आपकी शॉप या आपकी जो फर्म है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे ग्राहक आते रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, अगर आपकी जगह ऐसी है जहाँ पे ग्राहक कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे और इससे हमारी सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों के दिमाग में हमारे प्रोडक्ट की एक अलग सी इमेज बन जाएगी। क्योंकि देखो, अगर हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अगर लोग लेके जाएंगे उसको तो वो दूसरों के सामने बताएंगे। और हमारी शॉप के ऊपर पहुंचना आसान है क्योंकि हमें जिस लोकेशन में बैठे हैं वो अच्छी है, सेल बढ़ेगी तो हम क्या कहेंगे उसको, हमारी गुडविल भी अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि प्रॉफिट अधिक होंगे। तो लोकेशन जो है ना, उस व्यवसाय की जगह, इसको अफेक्ट करने वाला सबसे मेन फैक्टर है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों ने +2 क्लास का जो बिजनेस मैनेजमेंट का था पहला चैप्टर, यही किया था कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक व्यवसाय को धरातल से आसमान पे ले जा सकता है और आसमान से धरातल पे ले जा सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास चाहे कितनी भी बढ़िया संपत्ति हो, कितने मैंने पूंजी लगा रखी हो, लेकिन जब तक हमने उसको मैनेज करके नहीं चलेंगे तब तक हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, हमारे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अगर मैनेजमेंट अच्छा है, उसने हर चीज़ को मैनेज अच्छे से कर रखा है, तो उससे हमें क्या होगा, हमारी सेल बढ़ेगी, लोगों के दिमाग में हमारी मतलब इमेज अच्छी जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेके चलता हूँ। आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी सामान ख़रीदा है किसी कंपनी से, मान लो मैं LG का लेके चलता हूँ। अब जो आपने LG ले लिया और कंपनी ने आपको 1 ईयर की वारंटी दे दी कि भी हम है ना, वारंटी गारंटी जो होती है कि आएंगे, आपका अगर कोई मतलब इसमें फॉल्ट आ गया तो आप क्या कर दोगे, कॉल करना, हमारे जो इसके जो लोग हैं इसको ठीक करने के लिए कंपनी के बंदे आएंगे और इसको ठीक करके चले जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपके घर पे आएंगे। यानी होम सर्विस दे दी उसने।
जब आपने फ़ोन किया उसने कॉल नहीं उठाया, आपने बार बार किया, आप परेशान हो गए, तो आगे से आप अगर कोई आपका दोस्त भी ख़रीदना चाहेगा तो आप नहीं खरीदने दोगे। हाँ, अगर उसकी सर्विस अच्छी है तो आप दूसरे को कहोगे कि हाँ ये चीज़ बढ़िया है, इनके बंदे जो हैं आपके घर आके ये सामान ठीक करते हैं और टाइम पर पहुंचते हैं, यानी कि वो एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। अब है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कि जो बिजनेस है ना उसकी अवधि कितनी है। अगर वो बिजनेस लंबे समय से चला रहा है, अब एक तो बंदा 20 साल से उस मार्केट में बैठा हुआ है, 20 ईयर्स से, और एक अभी क्या है, न्यू है, तो अब इसको तो इमेज बनाने में क्या लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा भाई। ये तो है नहीं कि इसको छोड़ के एकदम से यहाँ आ जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे अगर इसने इससे बेटर किया तो हो सकता है 4 या 5 सालों में इसके वो नज़दीक पहुँच जाए। यानी कि जितना लंबा टाइम बिजनेस को मार्केट के अंदर हो गया उसकी गुडविल उतनी ही अधिक होगी, और जितना वो नया है उतनी उसकी कम होगी। उसके बाद हमारा फोर्थ, नेचर ऑफ गुड्स। अच्छा है ये भी, कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी नेचर कैसी है। जैसे हम डेली यूज़ वाली जो वस्तु लेते हैं ना, वो तो हमारी डिमांड जो क्या रहती है, कंस्टेंट रहती है, वो वस्तु हमें खरीदनी ही पड़ेंगी। तो उन यानी कि हमारा जो बिज़नेस है ऐसी वस्तुओं को बना रहा है, हमारी फर्म ऐसी वस्तुओं को प्रोडक्शन कर रही है, ऐसी वस्तुओं का जो डेली यूज़ के लिए काम आती हैं, तो उनकी गुडविल क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि उनकी डिमांड क्या रहती है, स्थिर बनी रहती है। उनकी डिमांड जो है कंस्टेंट रहती है। डिमांड अगर कंस्टेंट रहेगी तो क्या होंगे, आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे, निश्चित होंगे कि हाँ इतने प्रॉफिट तो होंगे, क्योंकि इतनी डिमांड तो मार्केट के अंदर है हमारी वस्तुओं की। तो अब अगर हम ऐसी वस्तु बना रहे हैं जिनकी डिमांड क्या है, अस्थिर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन वाली वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं हैं, जो हम चाहें तो खरीदें, ना चाहें तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसी वस्तु की डिमांड क्या रहती है, अस्थिर रहती है। डिमांड अस्थिर रहेगी तो हमारे जो प्रॉफिट है वो भी अस्थिर रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी गुडविल क्या होगी, कम होगी इसकी तुलना में। यानी कि हमारी जो गुडविल है वो डिपेंड करती है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट में जितनी निश्चितता होगी, सर्टेनिटी होगी, उतनी ज़्यादा गुडविल होगी, और जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी गुडविल हमारी क्या होगी, कम होगी। समझ गए। हमारा फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो होता है पोजीशन ऑफ ए लाइसेंस। यदि हमारे पास उस वस्तु का लाइसेंस है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि अब उस मार्केट के अंदर हमें उस वस्तु को बेचने का क्या है, अधिकार है। जैसे आप देखते हो ठेके वगैरह उठते हैं तो इनके पास लाइसेंस होता है। उसके बाद यानी हम कोई वस्तु अगर बनाते हैं तो उसका हमारे पास अगर लाइसेंस है तो उसकी गुडविल क्या होगी, अधिक होगी, अदरवाइज हमारी गुडविल कम होगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, देखो क्या होता है, एकाधिकार। यहाँ पे देखो एकाधिकार होता है, इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि उस मार्केट में केवल उस फर्म का या उसी बिजनेस का क्या है, अधिकार है, उसके कंपटीशन में कोई दूसरा नहीं है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, अधिक होगी। या फिर उसको राइट्स में ले हुए हैं। जैसे मैं एक पेन का उदाहरण लेता हूँ, एक स्पेशल इंक बना ली किसी कंपनी ने, और वो उसका लाइसेंस या उसका जो राइट से लेके आ गए कि इस इंक से भी क्या होता है, ये पेन चल सकता है या इसकी बेटर क्वालिटी है। अब वो जो फर्म है, लॉ के अनुसार उसको क्या मिल जाएगा, उसके राइट्स मिल जाएंगे यूज़ करने के, और दूसरी फर्मों को वो लाइसेंस नहीं मिलेंगे या राइट्स नहीं मिलेंगे, कुछ सालों के तक फिक्स कर दिए जाएंगे उस फर्म के लिए। जैसे स्कूल होते हैं, उनका अपना एक नाम होता है, अब उसको वो नाम यूज़ करने का राइट्स मिल गया उसको, दूसरा जो है वो उस नाम से अपनी संस्था को या दूसरी संस्था उसके नाम से नहीं खुल सकती जब तक वो उसको परमिशन ना दे।
उसके बाद है रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि उसके अंदर जोखिम कितना है। अब अगर जोखिम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट अनिश्चित होंगे, अनिश्चित होंगे तो क्या होगा, गुडविल कम होगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, लाभों की प्रवृत्ति। अब लाभ अगर पिछले सालों से लगातार बढ़ रहे हैं तो गुडविल अच्छी होगी, पिछले वर्षों से लाभ अगर घट रहे हैं तो गुडविल क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों आगे है इसका नीड ऑफ फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हमें गुडविल का जो वैल्यूएशन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारे पास 5 कंडीशन या 5 सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जिसमें हमें गुडविल को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। कि जब ये जो जो एग्जैक्टिंग जो पार्टनर है ना, ये अपने लाभ आने अनुपात में क्या करना चाहते हूँ, चेंज करना चाहते हूँ। जैसे हमने क्या किया था कि ए, बी और सी जो है ना 3 पार्टनर हैं, उनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। इन फ्यूचर वो कहते हैं भाई हम तो इक्वली लेंगे, तो अब उनके लाभ आने अनुपात में क्या होगा, चेंज होगा। या तो कोई क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, या फिर कोई क्या करेगा, गेन करेगा। अब जो गेन करने वाला है ना वो इन फ्यूचर प्रॉफिट में उसका हिस्सा ज़्यादा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सेक्रीफाइस करने वाले शेयरधारक को क्या करना देना पड़ेगा, अपने गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। इसको वो आगे हम क्वेश्चन में करेंगे। या फिर कोई नया शेयरधारक आता है, नया शेयरधारक जब कोई फर्म में प्रवेश करेगा ना, तो उसको अपने हिस्से की जो गुडविल है, जो फर्म के जो पार्टनर हैं उन्होंने पहले बनाई हुई है अपनी गुडविल, उसको वैल्यूएशन करके वो दे देंगे कि भाई इतना हिस्सा तेरे को गुडविल में कैश में लेके आना पड़ेगा। वो कैश में ला सकता है या उनको मतलब इन फ्यूचर के लिए दे सकता है। उसके बाद है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जब कोई पार्टनर होता है, पहले ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी क्या हो गया, इसमें रिटायर हो गया, अब उनका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो इसको इसके से गुडविल क्या कर दे दी जाएगी। अब गुडविल देंगे तो गुडविल पहले कैलकुलेट होनी चाहिए, इसलिए हमें गुडविल की आवश्यकता पड़ती है कैलकुलेट करने की। या कोई पार्टनर क्या हो जाए, मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, तो मृत्यु होने पर भी जैसे मान लो ये बी लुढ़क गया, बी लुढ़कने के बाद ए और सी बचे, अब क्या करेंगे, ये उसके हिस्से की गुडविल देंगे अपने गेनिंग रेशियो के अंदर। उसके बाद है यदि किसी फर्म का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए। एकीकरण का मतलब होता है फर्म ए जो है वो फर्म बी के साथ मिल गई। अब ये तो है नहीं कि वो सीधे जाके वहाँ पे डेरा डाल लेंगे, वो अपने बैलेंस शीट मिलाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर उनकी एक की गुडविल हो सकता है अधिक हो, एक की कम हो। अगर जो फर्म जैसे मान लो ए फर्म जो है वो बी के साथ मिल रही है, ठीक है, तो बी की अगर गुडविल ज़्यादा होगी ना, तो ए को उस जो इसके हिस्से में गुडविल आएगी वो देनी पड़ेगी, इसलिए हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ये तो 4 तो चैप्टर आपके 4 कैसे आपके जो ये तो चल रहा है हमारा फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका वो ये है एडमिशन है। थर्ड जो इसके बाद जो है वो रिटायरमेंट का है, डेथ का इसके अंदर ही है। ये आपका बीकॉम में आएगा, इसमें नहीं है। तो ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसके अंदर, तो आपको नीड के साथ साथ है पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर ही हैं पूरे के पूरे आपके इसमें। अगला इसके मेथड। अब मैंने पहले आपको बताया था कि हम जो गुडविल है ना उसका सही तो अनुमान लगा ही नहीं सकते, एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि गुडविल का जो वैल्यू है वो इतनी है। लेकिन फिर भी कुछ मेथड बनाए हुए हैं जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, इन सिचुएशन के अंदर पहले इसकी गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, औसत लाभ विधि। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ पिछले वर्षों का लाभ लेते हैं। पिछले वर्षों का लाभ जैसे मतलब 5 साल का हमने प्रॉफिट ले लिया, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आता है ना आपको। देखो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, गुडविल कैलकुलेट करने का। इसके अंदर हम गुडविल अगर निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर,
ठीक है। अब बच्चों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये है ना परचेजिंग ईयर आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ ये होता क्या है कि अगर कोई फर्म, ये तो है नहीं कि एक बार उसने प्रॉफिट कमा लिए, आगे इन फ्यूचर उसने कोई गलत कर दिया तो एकदम से उसकी गुडविल नीचे आ जाएगी, एकदम से नहीं आएगी। हम ये मान के चलते हैं कि आज की जो हमारी गुडविल है वो 2 या 3 4 वर्षों तक चलेगी, ठीक है। तो ये होता है नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, यानी गुडविल को जब हम इस मेथड से करेंगे तो फॉर्मूला ये लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब ये कैसे निकालें, ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया मिलेगा आपको, आपको दिया मिलेगा भाई देखो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर्स यानी वर्षों की संख्या। हो सकता है आपको पिछले 5 वर्षों का लाभ दे दिया जाए, 50,000 20,000 30,000 जो भी है, उसको आप क्या करो, जैसे मान लो मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए कि पिछले 3 वर्षों का लाभ ये है भाई, 2017 का 30,000 है, 2018 का 50,000 है और 2019 का 70,000 रुपये है, ठीक है। अब ये टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे हमसे। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 30 और 50 80 और 70 कितना हो गया आपका 1,50,000। नंबर ऑफ ईयर कितने वर्षों का है ये, 3 वर्षों का। एवरेज तो निकालना ही आता आपको, कितना आएगा ये 50,000, ठीक है। अब ये आपका हो गया। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखो मान लो ABC ये जो है ना ये 3 फर्म है, ठीक है, पार्टनर ना लगा लियो अब की बार, फर्म है ये 3 है। तो इसका जो प्रॉफिट है ना वो है भाई, ये आपने क्रिकेट मैच के अंदर इसे देखे होंगे ना बने हुए, इसका मान लो 2 लाख है, ठीक है। उसके बाद बी का जो है ना, यानी कि ये मैंने यहाँ पे निशान रखता हूँ पहले से, इसका जो है ना वो है 1 लाख है, मतलब है 1.5 लाख, ठीक है। और सी जो है अभी अभी मार्केट में आया, तो ये तो है नहीं कि इसकी 0 रहेगी प्रॉफिट, कुछ तो होगा इसका मैंने 1 लाख लगा लिया, ठीक है। अब सी तो नया है मार्केट में, इसने जो प्रॉफिट कमाया उसका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चों, ये हम कहें नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये जो रहेगा इसके बाद वाला ये रहेगा सुपर प्रॉफिट। ये क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो सुपर प्रॉफिट वो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाने से आपको ये डायग्राम इसलिए बना के दिखाया था कि अब अपने आप बना सको, कभी भी ना भूलो कि सुपर प्रॉफिट वो होता है जो एक फर्म को दूसरी फर्मों की तुलना में अधिक मिलता है। यानी कि इसको 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन इसको मिल गया कितना, 1,50,000 या 2 लाख। तो ये क्या कहलाएगा, इसका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इसका सुपर प्रॉफिट कितना है, इसकी तुलना में 50,000 है और इसका कितना है 1 लाख, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। तो कैसे करेंगे भाई, गुडविल यहाँ लिखेंगे हम, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, ओके। अब हो गया गुडविल का ये। तो उसके बाद अब ये सुपर प्रॉफिट कहाँ से है, अभी सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है जो आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट है, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है ना वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना अधिक है। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया मिलेगा, या आप इसको निकालने का जो फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला और आपको बता देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट बाय 100। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझे कि एक फर्म ने क्या है 1 लाख रुपए लगा रखे हैं भाई, ठीक है। उसका जो है भाई उसको 10% लाभ कमाने हैं इसके ऊपर। अब 1 लाख का 10% कितना हो गया
10,000 रुपये। अब उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 10,000। लेकिन हमने देखा कि उसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 15,000 रुपये आ रहा है। अब 15,000 में से हम क्या कर देंगे? 10,000 घटा देंगे तो 5,000 रुपये क्या हो जाएगा? इसका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए ना बच्चे? बिल्कुल आसान है चैप्टर। कैलकुलेशन मेथड क्या होता है कि इसके लिए हम गुडविल की जो कंपेयर करते हैं गुडविल का, वो किसके साथ करते हैं कि उस फर्म ने कितनी पूंजी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखी है, कितनी पूंजी वहाँ पे क्या कर रखी है? इन्वेस्ट कर रखी है। इसके आधार पे हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पूंजीकरण विधि। तो ये आज आपकी थ्योरी थी। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन करेंगे।